हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉस, यानी लॉस की समझ। लॉस कैसे बनते हैं, क्या लॉस सभी पर अप्लाई होते हैं, लॉस के बारे में आज हम सभी कुछ जानने वाले हैं। तो बच्चों, होप्स हो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो है पढ़ लिया होगा और उसको समझ भी लिया होगा। काफी अच्छे से आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशन हो गए होंगे, आपके क्वेश्चन आंसर हो गए होंगे। तो चलिए आज हम 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग वो पढ़ेंगे तो आज का चैप्टर आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से जो है रिलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage। यानी आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ छोटे छोटे लॉज से या फिर कुछ बहुत ज्यादा जो पॉपुलर लॉज हैं उनसे आप लोग वाकिफ है, जैसे कि एज ऑफ मैरिज, द एज एट विच पर्सन कैन वोट, एक एज जिसमें एक आदमी, एक इंसान, एक सिटीजन जो है वोट देने के काबिल होता है। एज ऑल वी नो के 18 ईयर्स का होना जो है वो मस्ट है वोट देने के लिए। एंड परहैप्स इवन द लॉज डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। और शायद कि आप लोग जो प्रॉपर्टीज की बाइंग और सेलिंग के जो लॉज होते हैं उसके बारे में भी आप लोग जानते हो। We now know that the parliament is in charge of making laws। हम लोग जानते हैं कि अब हम लोगों ने जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट में काफी अच्छे से समझा कि किस तरह पार्लियामेंट को जो है इमेंस पावर हासिल है, क्योंकि वो जो है क्या होता है, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होती है पार्लियामेंट हमारी। हम जो रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर भेजते हैं, अपने स्टेट से चुनकर भेजते हैं, वो वहाँ पार्लियामेंट में हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारी डिमांड्स, हमारी नीड्स को जो है वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए और इसी तरह जो है पार्लियामेंट क्या करती है, वो लॉज को बनाती है। डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन? जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है क्या वो लॉज सभी पर अप्लाई होते हैं? यानी इंडिया की बात हो रही है, क्या वो पूरी जो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से, किसी रिलीजियन से, किसी भी पोस्ट पे, कितने मालदार हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पावरफुल हैं, क्या वो सभी पर अप्लाई होते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? और जो नए कानून होते हैं वो किस तरह वजूद में आते हैं या फिर बनना शुरू होते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? क्या ऐसे भी लॉज हो सकते हैं जो अनपॉपुलर हो, यानी जिनको लोग पसंद ना करते हो और वो कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं? क्या ऐसे भी लॉज होते हैं? क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि लॉज वो होते हैं, कानून वो बनाए जाते हैं जो जनता के जिसमें जनता की सहमति हो। अब ऐसे लॉज जो अनपॉपुलर हो, कंट्रोवर्शियल हो, जिसको जनता पसंद ना करती हो, क्या ऐसे भी कुछ लॉज हो सकते हैं? What should we as citizen do under such circumstances? हमें एज ए सिटीजन, इंडियन सिटीजन होते हैं के नाते ऐसे सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को चैप्टर में लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप जो है मिलता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही है, डू लॉज अप्लाई टू ऑल? जो ये कानून होते हैं, लॉज होते हैं, क्या वो सभी पर अप्लाई होते हैं? चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, क्या सभी पर जो है वो लॉज अप्लाई होते हैं? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पर आपको एक सिचुएशन दी गई है, यानी एक सिचुएशन के एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है कि नीचे लिखी हुई सिचुएशन को पढ़िए और जो क्वेश्चंस क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं उसके आंसर कीजिए। A government official helped his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by district court for a crime that he has committed। कि एक जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल है, यानी गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंटल जॉब पर है, वो किसी ऊंची गवर्नमेंटल जॉब पर है, वो क्या कर रहे हैं कि अपने सन को जो है छुपने में हेल्प कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उनके सन को जो है 10 साल की जेल हुई है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको ये सजा सुनाई है उस क्राइम के लिए जो कि उसने किया है। यानी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उनके बेटे ने जो है, उसके सन ने जो है कोई क्राइम किया है जिसके लिए उसको 10 साल की सजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाई है। और क्या करे गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्या करे, उसको छुपने में, यानी उसको छुपने में, उसको कानून से दूर होने में, कानून से बचाने में उसकी हेल्प की है। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? क्या आप सोचते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो ये एक्शन है ये सही है? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? क्या उसका सन जो है वो लॉ से बच सकता है
क्योंकि सिर्फ इसीलिए कि उसके फादर जो है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। क्या ये सही है जो हम ये पढ़ रहे हैं, डू लॉज अप्लाई टू ऑल, क्या इसमें ये सारी बातें सही बैठती हैं? तो चलिए आगे इसको लॉज को समझते हुए हम इन सारी क्वेश्चंस का आंसर्स भी जो समझेंगे। सॉरी, द अबव इज अ क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ। जो हमने ऊपर पढ़ा, यानी किस तरह एक गवर्नमेंटल ऑफिशियल ने अपनी पावर्स का और अपनी इकोनॉमिकली जो उनकी इंडिपेंडेंट है, बेहतर हालत जो है उनके, किस तरह उन्होंने जो है उसका गलत फायदा उठाया। ये एक क्लियर केस है लॉ का वायलेशन का, जो लॉज का उल्लंघन हो रहा है उसकी एक जीती जागती मिसाल है। एज यू रीड इन यूनिट नंबर 1, मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर एग्रीड दैट there should be no arbitrary exercise of power in India, in independent India। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि सारे चैप्टर्स पढ़िए, क्योंकि सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिख के देखिए। यहाँ बात आ गई यूनिट नंबर 1 की, जैसे कि आपने पढ़ा था कि मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस बात पर सहमत थे, यानी वो इस बात पर एग्री थे कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगी उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं होगी। They therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट कानून बनाए, प्रोविजंस, प्रावधान रखे ऐसे जो रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन को स्थापित करे, यानी उसमें कानून सबसे ऊपर हो, कानून के मुताबिक पूरा इंडिया चले, हर कोई कानून के अंतर्गत हो, कानून का शासन हो, यानी कानून की हुकूमत हो। ऐसा जो है उन्होंने प्रोविजंस, ऐसे प्रावधान, ऐसे नियम कायदे कानून बनाए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। तो हमारे पास एक वर्ड आया कि वो इस बात पर एग्री थे कि आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में जो ग्लोसरी थी उसमें क्या पढ़ा था? आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज, when nothing is fixed and is instead left to one's judgment or choice, this can be used to refer to rules that are not fixed or decisions that have no basis etc। यानी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज जो कि कॉलोनियल रूल में होती थी, ऐसी एक्सरसाइज को कहते हैं, यानी ऐसी काम को कहते हैं या ऐसी हरकत को कहते हैं जैसे कि मतलब किसी को अगर जिसमें कोई बात फिक्स ही नहीं होती, कोई जजमेंट, कोई रूल, कोई कानून, कोई रीजन होता ही नहीं। यानी कि कॉलोनियल रूल में आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ब्रिटिशर्स इस तरह करते थे कि जैसे कोई सड़क पे जा रहा है, मान लो कोई इंडिविजुअल बंदा आराम से सड़क पे अपने काम से जा रहा है, अचानक से उसको अरेस्ट कर लिया। अब उसको क्यों अरेस्ट किया, क्या वजह है, उसको किस चीज के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, कितने दिन के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, किस बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है, कुछ पता नहीं। ये सिर्फ इसमें कुछ फिक्स नहीं होता, बस अरेस्ट कर लिया हमारी मर्जी, किसी पर्सन के जजमेंट पे, पर्सनल चॉइस पे, पर्सनल उस पे, किसी बेस, किसी बिना रीजन के, किसी ऑफिशियल रीजन के बिना जो है उसको गिरफ्तार कर लिया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या एग्री किया था कि ऐसी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं होगी, कानून का शासन होगा। कानून का शासन मतलब अगर किसी को भी जो गिरफ्तार किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, उस पर किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है, उस पर ट्रायल चलाया जा रहा है, तो उसको राइट टू इंफॉर्मेशन है, यानी उसको पता होना चाहिए कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या वजह है। आप उसको ऑफिशियल रीजन बताएंगे तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आप चुपचाप जाके आज के टाइम पे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है, ये कानून के खिलाफ है, ये वायलेशन ऑफ लॉ होगा। Important of this was that all person in independent India are equal before the law। और सबसे जरूरी बात आप लोगों के लिए ये जानना है, किसी भी लॉ से पहले आप लोग अपने जहन में एक बात ये क्लियर कर लिए कि कोई इंसान, चाहे वो जो इंडियन सिटीजन है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो बिल्कुल गरीब है, सब जो है क्या है, इंडिपेंडेंट इंडिया में सब इक्वल है। यानी कि अगर लॉ जो है वो किसी सबके, ये नहीं कि जो वेल्दी हैं या जो अलग अलग रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं सबके लिए अलग अलग लॉ है, नहीं, सब इक्वल है। ये बात आप बस क्लियर कर लीजिए तो आपको सारी बात खुद ब खुद समझ में आएगी। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। अब आपको यहाँ नीचे इस बात की जो है आपको डिटेल में समझाया जा रहा है कि लॉ जो है वो किसी भी पर्सन्स के दरमियान उसके रिलीजन के आधार पर, उसके कास्ट और उसके जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। व्हाट द रूल ऑफ द लॉ मीन्स इज that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law। और जो हमने ये पढ़ा
रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, इसका मतलब ये होता है कि जो लॉज हैं वो इक्वली सभी सिटीजन्स पर जो है वो अप्लाई होते हैं, इस पूरी कंट्री के सभी सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होते हैं और कोई भी इंसान लॉ से ऊपर या कानून से बड़ा नहीं है। Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country is above the law। ना ही कोई गवर्नमेंटल ऑफिशियल, चाहे वो कितना बड़ा गवर्नमेंट पे कोई IAS ऑफिसर हो, कोई IPS हो, कोई भी हो, और ना ही एक वेल्दी पर्सन, चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो, और ना ही कोई प्रेसिडेंट, और ना ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लॉ से बड़े हैं या लॉ से ऊपर हैं। लॉ सभी पे अप्लाई होते हैं। अगर ये लोग भी कुछ गड़बड़ी करते हैं तो सब पे जो है उनको भी वही सजा मिलेगी जो एक आम इंसान को, एक आम बंदे को लॉ ने जो सजा बना दी है, जो मुतय्यन कर दी है, उसको वही सजा मिलेगी। Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established। और किसी भी क्राइम में या किसी भी लॉ ऑफ वायलेशन में एक खास सजा जो है वो बनाई गई है, और पूरे प्रोसेस के जरिए से पहले ये कि उस पर्सन ने वो गलती की है उसको पूरे प्रोसेस को करते हैं, उसके बाद जो है अगर उसने वायलेशन किया है लॉ का, उसको जो है स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलेगी। बट वाज इट ऑलवेज लाइक दिस? लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा होता है? क्या हमेशा ऐसा होता है कि किसी ने लॉ को तोड़ा तो उसको सजा मिलती है? नहीं बच्चों, वो लोग तो ऑलरेडी स्किप हो चुके हैं, ऑलरेडी वो लोग स्केप हो चुके हैं लॉ से, ऑलरेडी वो लोग अलग हो चुके हैं। क्या हमेशा ऐसा होता है? तो आप लोग ऐसा होता है या नहीं होता है इस पर खुद सोचिए, गौर कीजिए और जो है आज की सिचुएशन पर नजर डालिए। अब चलिए, अब आपको एंशिएंट इंडिया से और आज के जो लॉज हैं जो हमने अभी तक पढ़े कि किस तरह सब पे इक्वली सबके ऊपर लागू होते हैं, उससे कंपेयर किया जा रहा है कि एंशिएंट इंडिया में जब हम कॉलोनियल रूल में थे, जब ब्रिटिशर्स थे, उस टाइम किस टाइप के लॉ थे, किस तरह जो है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इन्यूमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज। एंशिएंट इंडिया में जो है अनगिनत और ओवरलैपिंग लोकल लॉज से डिफरेंट कम्युनिटीज एंजॉयड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रिंग दीज लॉज अमंग देयर ओन। और डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग जो है जो डिफरेंट डिग्रीज के, डिफरेंट मतलब जो उनका लेवल था, अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के आधार पे जो खुद के कानून थे उनको जो है वो लागू करते थे, उनको एंजॉय करते थे। यानी उस तरह वो लोग कानून को, मतलब काफी डिस्क्रिमिनेशन था, सबके अलग अलग जो है डिग्रीज में वो लॉ को जो है उन्होंने डिफाइन कर रखा था। अब इसको यहाँ समझाया जा रहा है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द पनिशमेंट दैट 2 पर्सन रिसीव फॉर द सेम क्राइम वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट बैकग्राउंड। अब कुछ केसेस में एक पनिशमेंट जो कि सेम क्राइम, किसी दो इंसान ने सेम क्राइम किया है और उसको पनिशमेंट दी जा रही है, तो वो पनिशमेंट किस पर डिपेंडिंग करती है? उसके कास्ट बैकग्राउंड पर डिपेंडिंग करेगी, वो किस कास्ट से बिलोंग करता है विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड। और उनमें से अगर कोई एक लोअर कास्ट का हुआ तो लोअर कास्ट के लोगों को बहुत हार्शली, बहुत बेदर्दी के साथ जो है सजा दी जाती थी। दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज द सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और जो ये लॉ का जो ये सिस्टम था, ये जो पनिशमेंट का सिस्टम है, ये और ज्यादा बढ़ता गया कॉलोनियल पीरियड के साथ। यानी ब्रिटिशर्स जो है वो भी यही काम करते थे। जो गरीब मजदूर लोग थे उनको और बुरी तरीके से पनिश करते थे, उनको मारते थे, कोड़ों से मारते थे और बहुत बुरी तरीके से पनिशमेंट करते थे। यानी एंशिएंट इंडिया में क्या होता था, कास्ट के आधार पर, उसके कास्ट बैकग्राउंड के आधार पर जो है उसको पनिशमेंट दी जाती थी। इट इज ऑफन बिलीव दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। और ये बिलीव है, यानी ये एक गलत बिलीव है लोगों का। जो ये रूल ऑफ लॉ है, यानी ये जो कानून का शासन है, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट जो थे वो लेकर आए हैं इंडिया में, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूट दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स। हिस्टोरियंस ने जो है इस क्लेम को, यानी ये जो एक बिलीव लोगों का चला रहा है, इसको डिस्प्यूट यानी इसको मानने से इनकार कर दिया है डिफरेंट ग्राउंड्स के, डिफरेंट बातों के आधार पर। 2 ऑफ विच इंक्लूड, 2 जो है नीचे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट, दैट कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्रेरी। सबसे पहली बात तो यही है कि जो कॉलोनियल लॉ था वो आर्बिट्रेरी था, यानी उसमें खुद कुछ कायदा, कुछ ऑफिशियल कानून नहीं था, किसी को भी किसी वजह से पकड़ लिया जाता था। तो इसमें रूल ऑफ लॉ कहाँ है, कानून का शासन कहाँ है? वहाँ तो आर्बिट्रेरी जो है
एक्सरसाइज होती थी। एंड सेकंड, दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। और दूसरी बात यह है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने कानून के दायरे को बढ़ाने के लिए, यानी कानून बनाने के लिए जो है उनके वो ब्रिटिश इंडिया में काफी जो है उन लोगों ने क्या किए हैं, रोल अदा किए हैं, काफी मेजर रोल अदा किए हैं। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि किस तरह कांग्रेस ऑफ इंडिया, इंडियन कांग्रेस ने 1885 में किस तरह डिमांड रखी थी कि जो है उनको जो ये डिसीजंस लिए जाते हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, उनमें उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाए, जिसमें उनको बहुत छोटा सा रोल दे दिया गया था, मतलब ना के बराबर रोल दिया गया था। तो ये बात आपको कही जा रही है कि जो इंडियन नेशनलिस्ट, उन्होंने कानून का शासन लाने में बहुत रोल जो है बहुत मेजर रोल प्ले किया है। वन एग्जांपल ऑफ द arbitrariness that continued to exist as a part of British law in the Sedition एक्ट ऑफ 1870। अब आपको यहाँ एक बहुत अहम बात बताई जा रही है कि एक एग्जाम्पल जो आर्बिट्रेरी इंडिया का है, जो कि अभी तक जो है चला आ रहा है, जो कि ब्रिटिश लॉ का एक पार्ट है, वो क्या है, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, यानी राजद्रोही नियम ऑफ राजद्रोही एक्ट ऑफ 1870, 1817 का राजद्रोही अधिनियम, जो कि ब्रिटिश लॉ का एक पार्ट है, जो अभी तक चला आ रहा है। और ये आज के टाइम पे, यानी इस एक्ट के तहत क्या होता है, किसी भी इंसान को जो कि सरकार के खिलाफ जो है वो सरकार की किसी बात से डिसअप्रूवल जाहिर करता है, डिसअफेक्शन जाहिर करता है, उसको प्रोटेस्ट करता है, उस पर क्रिटिसाइज करता है, उसको जो है पकड़ लिया जाता है और उसको पकड़ लिया जाता है और वो फिर उसके साथ क्या किया जाता है कि उसको पूरी जिंदगी भर उसको जो है जेल में रखा जाता है, या फिर वो जुर्माना अदा करे। जुर्माना इतना ज्यादा होता है कि कोई एक आम बंदा उसको अदा नहीं कर सकता, और उसके वो किसी भी उससे जो है कोई भी सरकारी जॉब वो नहीं कर सकता, उसके लिए आवेदन नहीं दे सकता किसी भी सरकारी जॉब के लिए, उसका पासपोर्ट खत्म कर दिया जाता है। यानी सिर्फ अपने, अगर आप सरकार की किसी बात से डिसअप्रूवल कर, आपको उसकी ये सजा मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो आज का हमारा जो कानून है कि सबको प्रोटेस्ट करने की, अपने डिसअप्रूवल जाहिर करने की इजाज़त है, तो उसके खिलाफ लगता है और ये अभी तक कंटिन्यूड है। इसका काफ़ी टाइम पे जो है, काफ़ी वक्त में सरकार जो है काफ़ी बार जो है इसका गलत इस्तेमाल करती है, वो अपनी किसी भी बात को ज़बरदस्ती मनवाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। आजकल इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। आप लोग रोज़ाना न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज इस पर राजद्रोही का इल्ज़ाम लगा है, यानी देश के साथ बगावत करने का इल्ज़ाम लगा है, और फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है, अपनी बात रखता है, तो इस तरह द आइडिया ऑफ सेडिटेशन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट। जो ये राजद्रोही का जो ये आइडिया है, जो ये एक बात है, इसके बारे में जो है इस एक्ट में काफ़ी लंबी चौड़ी जो है डिटेलिंग की गई। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्ट विदाउट ड्यू ट्रायल। और किसी भी पर्सन को प्रोटेस्ट, अगर कोई पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करता था या उस पर क्रिटिसाइज करता था, तो उसको बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी उस पर मुकदमा चलाए जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं ये हो रहा है, आप रोजाना न्यूज में सुनते ही होंगे। तो चलिए, होप सो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह जो है हमारे नेशनलिस्ट जो है, इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो रूल ऑफ लॉ को लेकर आए हैं, ना कि ब्रिटिशर्स। और किस तरह सेडिशन एक्ट ऑफ 1870 का आज के टाइम पे मिसयूज हो रहा है, और जो कि हम रोजाना देखते हैं, और ये एक ब्रिटिश लॉ का एक पार्ट है जो अब तक चला आ रहा है। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन protesting and criticizing this arbitrary use of authority by British। इंडियन नेशनलिस्ट जो है उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और क्रिटिसाइज करना शुरू किया जो ये आर्बिट्रेरी अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश थी, इसके खिलाफ। दे आल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। उन लोगों ने इक्वालिटी के लिए भी लड़ना शुरू किया। एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स टू ओबे। और वो चाहते थे कि ये जो सेट ऑफ रूल्स है इनमें चेंजिंग लाई जाए, जिसको उनको जबरदस्ती मानने के लिए फोर्स किया जाता था, टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज ऑफ जस्टिस। वो एक ऐसे लॉज को चाहते थे जिसमें जो है आइडिया ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस के आइडियाज जो है इंक्लूड हो। By the end of 19th century के एंड में, the Indian legal professional also began emerging and demanding respect in colonial courts। जो इंडियन प्रोफेशनल
लोग थे, जो लीगल प्रोफेशनल लोग थे, यानी जो बाहर से जो है लॉज की पढ़ाई कर कर आए थे, जैसे कि गांधी जी हमारे काफी बड़े लॉयर थे, वो जो उन लोगों ने क्या किया, उभरना शुरू किया और डिमांड करना शुरू किया कॉलोनियल कोर्ट्स में रेस्पेक्ट के लिए, यानी सम्मान के लिए, कुछ तो सम्मान दो, ये हमारी कंट्री है। दे बिगेन टू यूज लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने लॉज का इस्तेमाल करना शुरू किया जो इंडियंस के जो लीगल राइट्स हैं उनके डिफेंड के लिए। इंडियन जज आल्सो बिगेन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन मेकिंग डिसीजंस। इंडियन जज जो है वो डिसीजन मेकिंग में काफी बड़ा रोल प्ले करने लगे। देयर वर सेवरल वेज इन विच इंडियंस प्लेड अ मेजर रोल इन द एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। और इसी तरह जो है इंडियंस ने काफी सारे जो है सेवरल वेज तरीके इख्तियार किए और एक बहुत ही मेजर प्ले अपना मेजर रोल प्ले किया रूल ऑफ लॉ के इवोल्यूशन के लिए कॉलोनियल पीरियड में। यानी आप लोगों को ये सब लग रहा होगा ये सब बहुत आसान, ये सब आसान नहीं था बच्चों, ये बहुत मुश्किल था ब्रिटिशर्स के सामने अपनी कोई बात रखना, क्योंकि उनको कोई परवाह ही नहीं थी, उनको कोई वो सिर्फ हमें जो है लूटने के लिए आए थे, वो हमें कोई अच्छी चीज या कोई अच्छी बात बताने के लिए नहीं आए थे। अगर उन्होंने यहाँ पे रेलवेज भी बनाए, उनका एक प्रॉफिट व्यू देखा जाता है, तो वो भी उन्होंने अपने लिए बनाई थी, क्योंकि उनको यहाँ से जो है कच्चा माल ले जाने में प्रॉब्लम्स होती थी। यहाँ से वो एक जगह से दूसरी जगह कच्चा माल ले जाने के लिए उन्होंने ये सब करने के लिए अपनी फैसिलिटी के लिए उन्होंने यहाँ पे रेलवे को बनाया था, जो कि अभी हमारे लिए काफी काम आ रही है। तो इस तरह ये सारी अपनी बात रखना, इंडियंस की बात रखना, ये सब आसान नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो किसी को भी गोली मार देते, किसी को भी जान से खत्म कर देते, तो ये सब जो है अपनी जान पर खेल कर हमारे लिए ये सब कर रहे थे। तो वी शुड टू रेस्पेक्ट देम एंड वी शुड आल्सो रेस्पेक्ट द आइडिया ऑफ दीज नेशनलिस्ट, जो इन लोगों ने हमारे लिए इतनी मेहनत से कानून बनाए, जो हम सबको जो इक्वालिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉज दिए हैं, हम सबको उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया, दिस डॉक्यूमेंट सर्व एज द फाउंडेशन ऑन विच अवर रिप्रेजेंटेटिव बिगेन लॉज फॉर द कंट्री। ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमें जो है एक फाउंडेशन देते हैं, जिसके आधार पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कंट्रीज के लिए लॉ बनाते हैं। एवरी ईयर आवर रिप्रेजेंटेटिव पास सेवरल न्यू लॉज। हर साल हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट न्यू लॉज पास करते हैं, एज वेल एज अमेंड एग्जिस्टिंग वंस। और जो पिछले रूल्स है उनमें संशोधन करना, यानी उसमें चेंजिंग करना, कुछ सही बातें जोड़ना है, कुछ बातें उनमें से खत्म करना, वो करते हैं। In your class 6 book you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005। आप लोगों ने अपनी क्लास 6 में जो है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इस न्यू लॉ के अंतर्गत, यानी ये जो है लॉ बेसिकली 1956 में आया था, फिर इसमें 2005 में इसमें अमेंडमेंट करके, यानी इसमें संशोधन करके, इसमें चेंजेस करके इसको 6 सितंबर 2005 में जो है इसको लागू किया गया, पब्लिश किया गया। तो इस नए लॉ के अंतर्गत जो सन, डॉटर ऑफ और जो उनकी माएँ हैं, मदर्स हैं, उनको जो है फैमिली प्रॉपर्टी में जो है इक्वली शेयर मिलेगा, यानी सबको विरासत में, जायदाद में बराबर हक मिलेगा। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह नए लॉज जो है वो लाए गए हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और रोजगार को बढ़ाने के लिए। How do people come to think and propose that a new law is necessary? अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि लोग जो है किस तरह सोचते हैं और फिर वो किस तरह मतलब इस बात को जरूरी समझते हैं कि नए लॉज आना चाहिए। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। आप लोग इसके बारे में जो है नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि किस तरह जो है लोगों की डिमांड्स को देखकर नए लॉज बनाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों के होप्स हो कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये जो अभी मैंने आपको 2 एक्ट पढ़ा है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा, छोटे छोटे एक्ट अभी से आपको याद होने चाहिए। और ये वाला एक्ट है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1817 का राजद्रोही अधिनियम, जो कि आज के टाइम पे बहुत कंट्रोवर्शियल है। आज के टाइम पे इसका बहुत मिसयूज किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को जो है उनकी मांगों को दबाने के लिए इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है। आप लोग रोजाना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, आप लोग इसको याद करके किसी को इम्प्रेस भी कर सकते हैं। और अगर कोई आपसे ओपिनियन दे
ओपिनियन लेना चाहे तो आप इस एक पढ़ा लिखा ओपिनियन दे सकते हैं और एक सही ओपिनियन दे सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिएगा और जो है इसको याद भी कर लीजिएगा। ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज के हमेशा ज़रूरी है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जो है सेडिशन एक्ट ये कंटिन्यू रहना चाहिए या इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, या इसमें कुछ अमेंडमेंट या चेंजेस आने चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल लर्न साइंस पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।